आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है प्राइम टीवी पर 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस 4 बड़ी खबरों का, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबर जो इस बीच आ रही है। लखनऊ से मेट्रो में तकनीकी खराबी सामने आई है। बड़ी खबर, हनुमान सेतु के पास ये मेट्रो रुकी हुई है और देखिए चलते चलते मेट्रो अचानक हनुमान सेतु मंदिर के पास जाकर रुक जाती है। ट्रेन में काफी यात्री इस बीच मौजूद भी थे, लेकिन आए दिन जो है मेट्रो में दिक्कतें आती रहती हैं। और इसी बीच देखिए आज एक बार फिर से मेट्रो में ये तकनीकी खराबी के चलते एक बार फिर से मेट्रो जहां की तहां रुक गई है। हनुमान सेतु मंदिर के पास का ये मामला है जहां ये मेट्रो रुकी है और चलते चलते देखिए यात्रियों से सवार ये मेट्रो अचानक रुक जाती है। बीते दिनों हमने देखा था 19 मई की वो तारीख थी, एक हफ्ते पहले, जब वहाँ मेट्रो में आग लगी थी। बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसकी बात थी और वहाँ पर आग लगने के बाद मेट्रो में धुआं उठा था, तब भी ये तकनीकी खराबी आई थी। लेकिन इस बीच देखिए एक दफ़ा फिर से मेट्रो में तकनीकी दिक्कत आई है। कलीम हमारे सहयोगी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कलीम, ये जो मेट्रो में दिक्कतें आती रहती हैं और एक बार फिर से देखिए लखनऊ मेट्रो जो है दिक्कत का शिकार हुई है, आखिर क्या पूरी जानकारी है और किस जगह पर यह मेट्रो रुकी है, कितने लोग उस बीच सवार थे और साथ ही साथ क्या अब ये मेट्रो दोबारा चल पाई क्या? हाँ देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो मेट्रो है, मेट्रो का सफर लोग जो करते हैं वो ट्रैफिक से बचने को लेकर के पूरा किया जाता है। लेकिन अगर मेट्रो की तकनीकी खराबी की बात की जाए तो लगातार ये कई बार तकनीकी खराबी आ चुकी है। यानी कि हाल ही के दिनों की अगर तस्वीरों की बात की जाए, ये तीसरी बार मेट्रो एकाएक खराब हुई और हनुमान सेतु के ऊपर ही वो मेट्रो पूरी तरीके से रुक गई थी। जिसके बाद यात्री थे, यात्रियों को निकालने की जो व्यवस्था थी वो शुरू की जाती थी, लेकिन उसके बाद ही कुछ ही समय के बाद फिर मेट्रो स्टार्ट हुई, जिसके बाद सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से गर्मी के माहौल में जो पतंगबाजी है, जो वहां पर पतंगबाजियों को भी लेकर के कई बार रोक टोक लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो पतंगबाजी होती है उससे कई जो फायरिंग है उस पर भी असर दिखता है, जिसके कारण कई बार मेट्रो खराब होने की स्थिति देखी गई है। लेकिन अगर इसको मामले को लेकर के कार्रवाइयों की बात की जाए, एक्शन की बात की जाए, तो वो किसी तरह का कोई खास एक्शन नहीं दिखता है जिससे लापरवाहियां दूर की जा सकें। कलीम, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोग मेट्रो का सहारा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए जब मेट्रो में यात्री सवार होता है और इस तरीके की दिक्कतें सामने आएंगी तो फिर आखिर कौन बैठेगा इस मेट्रो में? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस सबसे पहली बार जब मेट्रो एकाएक खराब हुई थी, जिसके बाद सभी को सीढ़ी की सहायता से नीचे उतारा गया था और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो सवारी वाहन थे उनसे भेजा जा रहा था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मेट्रो है, मेट्रो में जो सवारियों की कमी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो मेट्रो की तकनीकी खराबियां हैं वो देखने को मिल रही है और लगातार तो उसमें यात्री है, वो यात्री भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये तीसरी मेट्रो तकनीकी खराबी की जो घटना आई है वो सामने है। जी, तो कलीम, अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या ये मेट्रो दोबारा से ठीक हो पाई, क्या ये चल पाई क्या मेट्रो? देखिए, जिस तरीके से हनुमान सेतु पर ये मेट्रो एक तकनीकी खराबी के कारण रुकी थी, उसके बाद वहां पर कुछ समय उसमें काम हुआ और उसके बाद एकाएक जो मेट्रो थी वो शुरू हुई और शुरू होने के बाद उसमें जो यात्री सवार थे उनको जो है उनके गंतव्य तक छोड़ने की जो चीजें थी वो देखी गई हैं। ठीक है कलीम, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में सीएम शोकी ने धुआंधार प्रचार किया है। जहां सीएम शोकी आदित्यनाथ गोरखपुर और मिर्जापुर में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए, वहीं सीएम शोकी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। एक तरफ भगवान राम को नकारने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं, राम मंदिर को बेकार बताने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी ओर 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कराकर प्रभु रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने वाले लोग हैं, यानी कि बीजेपी। राम मंदिर पूरे भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, इसीलिए आज पूरे देश में एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तुष्टीकरण की राह पर चलने वाली कांग्रेस और सपा को देश की जनता वहां पहुंचा देगी जहां उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था
क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। इन्होंने तो दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने वाली पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी उत्तर प्रदेश में। और तो जब हम लोग आए हैं, हमने फिर सभी कंपनियों को बहाल किया है। और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। तो देखिए, गोरखपुर और मिर्जापुर में सीएम चौकी गरजे हैं और चुनाव प्रचार किया है 7वें और अंतिम चरण के चुनाव से पहले। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, 7वें और अंतिम चरण का जो रण है, अब उससे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो पहुंचे हुए थे गोरखपुर। ये जो तमाम प्रचार के दौरान हमने शब्दावली देखी, रामद्रोही, राम भक्त और साथ ही साथ बुलडोजर, दंगाइयों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो अब ये जो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से देखिए कि विकास के बजाय इन्हीं सब शब्दावली के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि भाई वोटरों को जो है इन्हीं सब मुद्दों के सहारे पोलिंग बूथ तक लाया जाए। कहीं ना कहीं जितने बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। इसको तो देखो, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जो आज जनसभा की थी, इसलिए उन्होंने जो उनकी शब्दावली थी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव इस बार हो रहा है राम भक्त, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे हैं जो धर्म की जो राजनीति है वो उसे कहीं ना कहीं फिर से गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो कहीं ना कहीं जो सारा चुनाव में ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था, उसको फिर से वो गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं राम भक्त, राम विरोधी है। और उन्होंने कहा कि अगर राम विरोधी ना होता तो उन्होंने जो कार सेवकों पे, जब राम मंदिर के जो कार सेवक थे उनको गोलियां चलवाई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे बहुत पुरजोर विरोध करते हुए उनके ऊपर काफी बहसबाजी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने। जी वैभव, अगर हम बात कर लें योगी के इस प्रचार की, जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, विपक्षियों पर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने का और कह रहे हैं कि भाई 4 जून के बाद आपको वहां जाना होगा जहां पर देखिए कि आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ वो जब राम भक्तों की बात करते हैं, विपक्षियों पर तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं योगी अपने आप पर ही उंगली नहीं उठवा रहे हैं क्या? वैभव, ये जो तमाम जो चुनाव का समीकरण है, क्या लगता है आपको गोरखपुर में क्या होने जा रहा है? एक तरफ रवि किशन है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है काजल निषाद चुनाव मैदान में, किस तरीके का मुकाबला होता देख रहे हैं आप? देखिए, गोरखपुर कहीं ना कहीं हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा से बीजेपी का हमेशा से जो कोर वोट है जब वहाँ पे हमेशा से रहा है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज वहाँ पे जनसभा किया था। उन्होंने लगातार वहाँ पे जो धर्म का मुद्दा है उसको गरमाते हुए नजर आए थे। उन्होंने राम भक्त और राम विद्रोही को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक वहाँ पे एक अलग सिनेरियो बना दिया है और जो इंडिया गठबंधन है उनको घेरते हुए सामने आए थे और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लगातार वोट मांगते हुए वहाँ पे सामने आए। तो अगर आप वहाँ के जमीनी मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं और जो जमीनी जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ तो जो योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके मुकाबले में। जी, सीएम योगी का और बीजेपी का गढ़ है गोरखपुर और यकीनी तौर पर जो जमीनी मुद्दे हैं
और वो गोरखपुर में सीएम शूकी के नाम के आगे ही सारे मुद्दे जो है गायब हो जाते हैं और केवल एक ही मुद्दा गूंजता है, वो है सीएम शूकी का। बहरहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव। कुशीनगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कुशीनगर वो इलाका है जहां डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगी। उन्होंने न विकास किया, न नौजवानों को नौकरी दी और न ही किसानों की मदद ही की। ये इलाका तो वो इलाका है जहां पर डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के इंजन कुशीनगर आते आते ये डबल इंजन सरकार के डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगे हैं। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली। तो देखिए, अखिलेश यादव कुशीनगर पहुंचे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को यहां सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन दरअसल में यहां कुशीनगर में आते आते डबल इंजन की सरकार जो है वो धुआं फेंकने लगी है और ना ही नौकरी दी है बेरोजगारों को, युवाओं को, और बल्कि साथ ही साथ विकास से भी महरूम कर दिया गया है यहाँ की आवाम को, यहाँ की पब्लिक को। तो ये जो सियासत है वो अपने चरम पर है, क्योंकि 7वें चरण का मतदान होना है और उस मतदान से पहले देखिए राजनीति भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पक्ष और विपक्ष की ओर से कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस चुनाव में देखिए जहां बीजेपी से निवर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे हैं, तो वहीं सपा कांग्रेस अलायंस से अजय सिंह पिंटू मैदान में हैं। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, ये जो कुशीनगर का मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे हुए हैं तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार यहां आते आते धुआं फेंकने लगी है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इरादों में जो इशारों में वो साफ ये करते रहे हैं कि भाई उनका इरादा साफ तौर पर कुशीनगर की सीट छोड़ने का है नहीं, और ये जो राजनीति है वो भी अपने चरम पर दिखाई दे रही। राजेश, बिल्कुल राम, अगर हम बात करें कुशीनगर की, देखिए अगर क्योंकि पूर्वांचल का एरिया है और जाहिर सी बात है 7वें चरण का चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो अजय प्रताप के पक्ष में अखिलेश यादव वहां पे आज प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी सरकार का फर्स्ट फेज से 7वें फेज तक आते आते बीजेपी सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है उसका धुआं निकलने लगा है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेरते हुए कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अब डबल इंजन की सरकार जो है वो बिल्कुल धुआं फेंक रही है और अब जो है जनता जो है इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो 7वें चरण में भी वोटिंग करने जा रही है और बड़ी बहुमत से इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी। राजेश, यहाँ कुशीनगर की राजनीति को आप बहुत ही डीपली समझते हैं, बाखूबी समझते हैं। वहाँ की अगर राजनीति की बात करें, सियासी मुद्दों की बात करें, यहाँ जातीय समीकरणों की बात करें, तो वो असल में कहता क्या है? राम, अगर बात करें पूर्वांचल के कुशीनगर की, कुशीनगर जो है बुद्ध की धरती कही जाती है। और एक चीज आपको बता दें कि कुशीनगर का मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प है। अगर बात करें कुशीनगर के अलावा 7वें फेज के चुनाव की, तो यहाँ तक आपको कहें कि जो पूर्वांचल का एरिया है वो 6ठे और 7वें फेज का चुनाव हुआ है। 6ठवें फेज का चुनाव हो चुका है और 7वें फेज का चुनाव 1 जून को है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प है। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जो अभी 6ठे चरण को लेकर और 7वें चरण को लेकर जो 27 सीटों पर वहां पे चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और पूर्वांचल से ही, पूर्वांचल में बड़े बड़े दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल का जो समीकरण है, पूर्वांचल का जो चुनाव है बिल्कुल दिलचस्प है। और आने वाले जो 1 जून को
वहां पे मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प और बिल्कुल वहां पे टक्कर का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा इंडिया गठबंधन और बीजेपी के पक्ष में। जी ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही जहां पर आईएएस की पत्नी के मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की हत्या हाल ही में हुई थी, उस मामले में बड़ा खुलासा और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना में शामिल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो बदमाश सीसीटीवी में देखे गए थे। स्कूटी से भागते हुए ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इसके बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही लूटा गया जेवर और नकदी पुलिस के जरिए बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस और पुलिस की ये ज्वाइंट कार्रवाई, ज्वाइंट एक्शन, गाजीपुर के इंदिरा नगर सेक्टर 20 में ये वारदात अंजाम दी गई थी। ये सनसनीखेज खबर जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी की हत्या में ये बड़ा खुलासा किया गया है पुलिस की ओर से। सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीम, जिस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, आखिरकार उसमें कामयाबी मिल गई है। कलीम, हाँ देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी 2 दिन पहले ही रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की जिस तरीके से लूट के दौरान हत्या की गई थी, उस हत्या के मामले में कई टीमों का गठन किया गया था जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। इस मामले में साफ तौर से देखा गया था कि लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे और उसमें एक जो नीले कलर की स्कूटी सवार बदमाश 200 दिखे थे, उन बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी, जिसमें साफ तौर से ये देखा गया कि उन बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कई बार अपने कपड़े भी चेंज किए जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, इंदिरा नगर से लेकर के नीलमथा तक इन बदमाशों को सीसीटीवी में देखा गया, तो उस मामले को लेकर के लगातार जो गाड़ी थी उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जो गाड़ी मालिक है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद एकाएक जिस तरीके से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, उस गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर की जो बात है, क्योंकि मुठभेड़ वाली जो बात है, क्योंकि उसमें ये देखा गया है कि जब बदमाशों तक पुलिस पहुंची थी तभी जो पुलिस और बदमाशों के बीच दिनदहाड़े मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले को लेकर के 6 बजे जो जेसीपी क्राइम है आकाश कुलहरी वो मीडिया से रूबरू होंगे और इस पूरे मामले पर जो बात है वो मीडिया को जानकारी देंगे कि आखिर इस घटना की साजिश कैसे रची गई थी और इसका मास्टरमाइंड कौन था। ये जो शूटर थे, इन शूटरों को आखिर किसने भाड़े पे उसकी हत्या करने के लिए उकसाया था और ये क्या इसमें कुछ जो करीबी है उसका भी नाम शामिल है। फिलहाल इन सभी बातों की जो जानकारी है वो लगभग 6 बजे जब कलीम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तब हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईएएस का भी इससे कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या, रिटायर्ड आईएएस का? देखिए, जिस तरीके से आईएएस के करीबी के मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मुठभेड़ के दौरान लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो आईएएस के करीबी है वो भी शामिल रहा है। और इसी मामले को लेकर के शाम को 6 बजे जेसीपी आकाश कुलहरी वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो मीडिया से साझा करेंगे। ठीक है कलीम, नजर में रखिए। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर प्राइम टीवी पर आ रही है जहां पर देखिए एक ये बिहार से बड़ी खबर, जहां पटना में छात्र नेता हर्षराज हत्याकांड जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से मुख्य आरोपी चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई है। हर्षराज हत्याकांड के इस पूरे मामले में पटना कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का ये छात्र, जिसमें छात्र नेता हर्षराज हत्याकांड जो है अंजाम दिया गया था और इसमें अब पुलिस को कामयाबी मिली है। देखिए, मुख्य आरोपी चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है चंदन यादव और उसी ने इस हत्याकांड की पटकथा लिखी थी। देखिए, कल जो पटना लॉ कॉलेज के कैंपस में आपको पता है कि हर्षराज जी हैं, उनकी जो है वहाँ पे दूसरे सामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करके फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में हमारे द्वारा एक
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस द्वारा एक SIT गठित किया गया। ASP सिटी और SDPO सिटी 2 उनकी नेतृत्व में इस घटना में सारे बिंदुओं पे अनुसंधान और किया गया कांड की उद्भेदन के लिए। और अभी इस कांड में एक अभियुक्त की जो है हमने गिरफ्तारी कर ली है। चंदन यादव पिता जितेंद्र यादव जो कि हमारा बिठा के रहने वाले हैं। परिजनों द्वारा कल शाम को लेट इवनिंग में आवेदन दिया गया था, जिसमें अननोन एक्यूज के खिलाफ जो है ये कांड दर्ज कराया गया था। इस संदर्भ में जो भी टेक्निकल एविडेंस और जो मैनुअल इनपुट हमको मिला, उसके आधार पे हमने इस कांड में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अन्य अभियुक्तों की भी हमने जो है इसमें सारे अभियुक्तों की पहचान हो गई है और लगातार हमारी जो टीम है, जो हमारी SIT है, वो डिटेक्शन केस के डिटेक्शन में जो है वो काम कर रही है। और लगातार जो अब अन्य अभियुक्त है उनकी अरेस्टिंग के लिए अन्य जिलों में भी लगातार जो है हमारी टीम निकली हुई है और जल्दी से जल्दी उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए अग्रतर कार्रवाई की। देखिए, जो हत्या का कारण अभी जो प्राथमिकी हमको पता चला है, जो अभियुक्त जो पकड़ाया गया है उसके द्वारा बताया गया है कि पिछले वर्ष जो डांडिया नाइट के समय जो आपसी बकझक और उस समय जो इनके बीच में विवाद हुआ था, उसी को लेके ये इतने दिनों से जो है खार खाए जो एक गुट है वो बैठा था और उसी के लिए उसी की दुष्भावना से जो है ये जो है कल घटना घटित की। हमारे सहयोगी कलीम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कलीम, छात्र नेता हर्षराज की हत्या की जाती है और हत्या किसके जरिए की जाती है? BA फाइनल ईयर के छात्र के जरिए। आखिर एक छात्र के अंदर इतना गुस्सा क्यों कि वो गुस्सा जो है वो हत्या में तब्दील हो जाता है? कलीम, देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए, बिहार का एक मामला जो सामने आया जहां पर एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। यानी कि बात की जाए, बदमाशों ने जो है कैंपस के भीतर घुस करके जो परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र की पीट कर जो हत्या की है, इस मामले को लेकर के जो वहां के छात्र हैं उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है। और आक्रोश दिखाने के दौरान जो वहां पर घेराव की बात की जाए, प्रदर्शन की बात की जाए, वो लगातार सड़कों पर उतर चुके हैं। जिसको लेकर के अगर बात की जाए बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस इस मामले को लेकर के साफ तौर से कह रही है कि जो छात्र की पहचान है, जो वो उसकी भी पहचान कर ली गई जिसमें जो हमलावर था। लेकिन अगर बात की जाए जो छात्र है हर्षराज, उसके विषय पर भी लगातार जो टिप्पणियां हैं वो सामने आ रही है। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इस मामले को लेकर के साफ कह रही है कि मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की जो पूरी तफ्तीश है वो तफ्तीश की जाएगी और जो भी हमलावर से जो 6 नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे उनकी भी तलाश में जो टीमें हैं वो लगी है और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जी कलीम, यहाँ पर मुख्य आरोपी चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई है। BA फाइनल ईयर का छात्र बताया जा रहा है और पुलिस की ओर से यह खुलासा किया गया है कि बीते साल डांडिया नाइट्स हुआ था। उस डांडिया नाइट्स में एक विवाद हो गया था हर्षराज के साथ में और उसी विवाद ने आज हत्या की शक्ल अख्तियार कर ली। देखिए, जिस तरीके से राम जी बात की जाए, जो डांडिया का प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में जो जूनियर और सीनियर जो छात्र हैं उस मामले को लेकर के, क्योंकि दोनों के बीच जो एक तनातनी का माहौल है वो देखने को मिल रहा था और उसी के बीच कहीं ना कहीं ये जो तनातनी का माहौल था ये एक खूनी संघर्ष रूप में बदल गया है। फिलहाल जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन जो नकाबपोश बदमाश थे वो आखिर उन लोगों को कैसे बुलाया गया, उनकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन है कलीम? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पुलिस इस मामले को लेकर के जो तूल पकड़ रहा है उस तूल पकड़ते हुए मामले को ढीला करने के लिए लगातार जो दावा कर रही है कि उन लोगों के लिए टीमें गठन की गई है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम जो देने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि जो नकाबपोश बदमाश है वो आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो वहीं मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिन में चलने वाली लू लोगों को झुलसा रही है और अभी मौसम बदलने के आसार दिख भी नहीं रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मौसम वैज्ञानिक दानिश ने एक बयान जारी कर बताया कि अभी 2 दिनों तक गर्मी और अधिक बढ़ने के आसार हैं। देश में बढ़ते तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। झांसी में 132 साल बाद 48.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 20 मई 1892 को जहां का पारा 48.1 डिग्री दर्ज किया गया था। अब क्या किया जाए, 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, कहीं निकलना तो जल्दी हो नहीं पाता है। जब बहुत ज़रूरी काम हुआ तो कहीं निकल जाओ, वो भी पेड़ का धूप का छाया देख के। अब शासन प्रशासन देखो तो कोई व्यवस्था नहीं की से, ना कहूँ पानी प्याऊ लगाए से, ना कहीं कुछ और की से। नुस्खा मका आम पना वगैरह यही सब पिया जाता है, सतुआ पी लीन जाता है सुबेरे सुबेरे, वही गर्मी के काट होता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम झगरू अहमद है।
ये होते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर साल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन कुछ मजबूरी है। हम लोग किसान आदमी हैं, अगर जो है खेत ना जाओ जाए या कहीं ना जाओ जाए तो काम नहीं चलने वाला है। लेकिन गर्मी से तो इतना हम लोग परेशान हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप साइकिल से कहीं जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो कैसा फिर होता है? साइकिल से चलते हैं तो बिल्कुल तपन होता है कि इतना महसूस होता है कि पूरी देह ही जले लागत के। जा रहे हैं बहराइच से आ रहे हैं। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी भीषण पड़ रही है भैया। तो सफ़र कर रहे कैसा लग रहा है? बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, सब तन बदन जला जा रहा है, बहुत घोर गर्मी है। जब से हम पैदा हुए हैं और देखने लायक और जानने लायक भी हैं, इससे ज़्यादा गर्मी कभी पड़ा ही नहीं। सब देह जला जा रहा है, लेकिन क्या करें, निकलना मजबूरी है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, कूलर पंखा ना ऐसा जाते नहीं है, गिरी जाती है। क्या नाम है भैया? गुड्डू वर्मा नाम है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? इतनी गर्मी है भैया कि क्या बताएं। अभी मैं बहराइच गया था, वहाँ से आए हैं, चलना दुश्वार है, हाथ पैर जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आग लगी है। हम लोग किसान हैं, ना जाए तो क्या करें। सबसे बड़ी समस्या है, कई वर्षों से ज़्यादा इस बार गर्मी है, बहुत ज़्यादा जलन है। हम लोग ठंड पानी से हाथ मुँह धुलते हैं, इसके बाद में उतना ही जलन, इतनी जलन है कि घर से निकलना दुश्वार है। ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गर्मी वास्तव में हर बार से ज़्यादा इस बार गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम ऐसे हैं कि गर्मियों में निकलना पड़ रहा है। एसी में बैठने के बाद, फोर व्हीलर गाड़ी में बैठने के बाद भी गर्मी ज़्यादा होने के कारण गाड़ी की एसियाँ नहीं काम कर रही हैं और मौसम विभाग ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन अब मजबूरियाँ ये हैं कि कुछ ज़रूरी काम को लेकर के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और ज़्यादा गर्मी है, लू का बहुत प्रभाव है। बाइक पे तो वो हालात है कि आदमी झुलझुलापन का शिकार हो रहा है। गर्मी का जो असर है वो विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से पवन पटेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं मोहम्मद ओवैस। इन दोनों ही सहयोगियों से जानेंगे लखनऊ का हाल और साथ साथ प्रयागराज का भी हाल कि आखिर किस तरीके की गर्मी वहां पर पड़ रही है, किस तरीके से लोग वहां पर दिक्कतों से जूझ रहे हैं और ये जो गर्मी है आगे कितने दिनों तक तपाने वाली है, लोगों को राहत कब मिल सकती है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है। लेकिन देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से गर्मी जो है वो विकराल रूप ले रही है। पवन पटेल और मोहम्मद ओवैस, देखिए ये जो गर्मी है लगातार विकराल रूप लेती जा रही है और हमने अभी प्राइम टीवी की स्क्रीन पर सुना लोगों की जुबान से कि भाई जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक, यानी कि 30-35 साल की उस व्यक्ति की उम्र थी और कह रहे हैं कि भाई आज तक हमने इतनी गर्मी देखी नहीं। फिलहाल पवन पटेल, प्रयागराज की बात करें तो कैसा मौसम है और आसपास पीछे आपकी जो तस्वीरें हैं वहां से लोगों से बात करने की भी कोशिश करिएगा। तो मौजूदा समय में प्रयागराज भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। प्रयागराज में मौजूदा समय की बात की जाए तो इस समय तापमान करीब 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये शब्दों को कहा कि जब से वो पैदा हुए तब से उन्होंने इतनी भीषण गर्मी अपने जीवन में नहीं देखी है। अगर प्रयागराज के मौजूदा समय की और हालात की बात की जाए तो बाजार, जो प्रमुख बाजार है, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए या प्रमुख सड़कों की बात की जाए या प्रमुख बाजारों की बात की जाए, तो सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन जिन बाजारों में हजारों लोग सुबह से शाम तक नजर आते थे उसमें यह हालात है कि लोग भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं और लगातार जो भीषण गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप लेती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज के कई स्थानों पर हमने वो तस्वीरें देखी जहां लोग भीषण गर्मी से जो है परेशान नजर आए। और इसमें अगर सबसे बड़ी बात ये देखी जाए तो लोगों में कोर का खास काम कर रही है बिजली, क्योंकि शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र लगातार बिजली की विद्युत की कटौती है वो कहीं न कहीं लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले करीब 4 से 5 दिनों तक इस गर्मी से ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुख करता हूं अपने लखनऊ सहयोगी मोहम्मद ओवैस का। मोहम्मद ओवैस, लखनऊ का हाल क्या है, मिजाज क्या है, किस तरीके की गर्मी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कई सालों के बाद जिस तरीके से ये गर्मी पड़ रही है उसमें लोगों का हाल बेहाल है। मैं आपको बता दूं कि पारा की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है
वन का है और तमाम जो इस तरीके से ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लोगों ने बहुत गर्मी हो रही है और तमाम जगहों पर लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी में लगभग मौतें भी हुई हैं। अगर मौत की बात करें तो इस गर्मी से, भीषण गर्मी से लगभग 5 लोगों की मौत की सूचना भी आई है। तो जिस तरीके से ये भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल है, लोग सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं। अलर्ट जो जारी हुआ है, अलर्ट जारी करने की बात आई है सामने, जो अलर्ट जारी हुआ है और इस गर्मी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग हो या तमाम और भी जो लोग हैं उनसे जो है इस गर्मी से बचने के लिए कहा गया है। तो जिस तरीके से राम देखा जाए, ये सालों के बाद जो ये गर्मी पड़ रही है लोगों के लिए घातक हो सकती है और इसलिए इस गर्मी से बचने की बहुत बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस गर्मी से नहीं बचा जाए तो लोग हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े और तमाम बीमारियों से ग्रसित भी हो सके। राम जी ठीक है। पवन पटेल, एडवाइजरी भी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, लेकिन अगर बात करें हम वहाँ के जिला अस्पतालों की, तो वहाँ के जिला अस्पताल के साथ साथ दूसरे जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ की स्थिति क्या है, किस तरीके का लोगों का हुजूम वहाँ पर देखने को मिल पा रहा है आपको? मौजूदा समय जैसे मैंने पहले बताया कि प्रयागराज में भीषण गर्मी अपने चरम पर है। प्रयागराज में मौजूदा समय का जो तापमान है वो करीब 45 डिग्री को पार कर चुका है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर जो तमाम तैयारियां हैं वो देखी गई है। लेकिन अगर मौसम की देखें तो जिस तरीके से प्रयागराज में मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, तापमान जो है 45 डिग्री को पार कर चुका है, आसमान से आग बरस रही है। ऐसे में ये तस्वीरें कहीं न कहीं प्रयागराज के जो लोग हैं उनके लिए या आसपास के जो जनपद है उनके लिए, लोगों के लिए बड़ी परेशानियों का एक कारण बन सकता है। क्योंकि लगातार जो आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में लोग कहीं न कहीं भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में तमाम वो तैयारियां कर ली गई है। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार मौसम गर्म होता जा रहा है, जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं, तमाम गंभीर बीमारियां हैं वो भी लोगों को घेर लेगी। लेकिन जो तस्वीरें है वो साफ तौर पर ये नजर आ रही है कि आने वाले 3-4 दिनों तक लोगों को इस भीषण गर्मी से कहीं से भी निजात मिलने के आसार वो नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से ठीक है, आता हूं आपके पास वापस आऊंगा। मोहम्मद ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ओवैस, हमने लखनऊ से ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई, लेकिन यहां पर आम जनजीवन प्रभावित ना हो, आम लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से? ओवैस जी देखिए, बात अगर हम ट्रांसफार्मर की करें, आपने सही कहा बिल्कुल कि ट्रांसफार्मर को कूलर से ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर को। देखिए दरअसल मामला ये है राम कि अगर इस गर्मी में सारे क्योंकि लोड इसमें बढ़ जाता है। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि गर्म में जो लाइट होती है, जो बिजली होती है, उसमें लोड बढ़ जाता है और तमाम जो एसी और कूलर और तमाम जो चीजें होती हैं वो सभी चलाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है। तो कूलर वाला जो वीडियो और जो विद्युत विभाग ने जो कूलर की बात, ट्रांसफार्मर के बाहर कूलर लगाने की जो सामने आया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर लोड जो है बढ़ जाएगा और जो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो गर्मी तो इतनी भीषण है, उस भीषण गर्मी में अगर कहीं लाइट चली गई तो हाल बेहाल हो जाता है, तमाम तरीके की लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर लाइट चली गई तो मरीज घर में जो रहते हैं उनकी भी हालत बेहाल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने जो काम किया है तो जनता के हित में ही हमें सामने नजर आता है। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के नहीं हुआ सही तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोगों को बिजली की वजह से समस्या का सामना करना पड़ेगा। और रही बात, अगर आप बात करें कि सुविधाओं की, स्वास्थ्य विभाग की और किस तरीके से उसकी बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम आपसे बात करें तो राम देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से गर्मी में बचें, पानी पिएं और तमाम जो चीजें बताई गई हैं, पना है और जो चीजें बताई गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उन चीजों को करें ताकि आपको गर्मी में आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जिस तरीके से गर्म पड़ रही है और जिस तरीके से देखिए राम पारा पड़ रहा है तो लखनऊ का तो बुरा हाल है ही है। लखनऊ के साथ और भी जो जिले हैं उनका भी बुरा हाल है। बने रहिए। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। पवन,
प्रयागराज में चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो गर्मी है अभी भी अपना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। आगे के दिनों में किस तरीके के हालात हो सकते हैं, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है, कब तक बारिश की उम्मीद मानी जाए, और साथ ही साथ देखिए सामाजिक संगठन जो हैं वो जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था भी कराते हैं। ऐसे में सामाजिक संगठनों की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई इस बीच? पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राम। पवन, मेरा सवाल ये है कि सामाजिक संगठन जो हैं वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और देखिए जगह जगह प्याऊ लगाते हैं और इस तरीके की व्यवस्था कराते हैं ताकि जो है लोगों को पानी की दिक्कत कम से कम ना हो। ऐसे में क्या वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल राम, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है। प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें और जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है उसकी बात करें, मौसम विभाग की बात करें, तो निश्चित रूप से प्रयागराज की तस्वीरें कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बनी हुई है। क्योंकि प्रयागराज के चाहे हम शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि प्रयागराज के कई स्थानों पर नगर निगम द्वारा ना ही प्याऊ की व्यवस्था की गई है, ना ही लोगों के लिए गर्मी से राहत की कोई ऐसी व्यवस्था की गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें एक और बड़ा सवाल लेकर सामने आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की तमाम वो तस्वीरें देखिए पवन, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है पवन, इसलिए भी ये सवाल जरूरी है क्योंकि यहाँ पर नेता आए, प्रचार किया, बड़े बड़े दावे किए कि चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया, तो इसके बाद यहाँ जनता की सुध लेने के लिए कोई नहीं है क्या? बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों की बात करें राम, तो जो आपका सवाल है या जो आपने कहा ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो बीते 25 मई को प्रयागराज में 6वें चरण के तहत का मतदान हुआ है। उसके पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख, बसपा सुप्रीमो सहित तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो प्रयागराज आए थे और सभी ने मंच से लोगों की परेशानियों को दूर करने के बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज की तस्वीरें कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोगों को कब तक इससे राहत मिलने का आसार है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को इस भीषण गर्मी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं कि जब तक जरूरी ना हो लोग अपने घरों से ना निकले, घरों से निकले तो अपने लिए सुरक्षा के वो तमाम इंतजाम करके निकले, चाहे वो पूरी तरीके से अपने शरीर को ढक कर निकले, पानी की व्यवस्था करके निकले। ऐसी तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है। पवन और वैस, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।